नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। आपके साथ जुड़ा हूं समाचार का सच लेके, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा देश की कुछ प्रमुख घटनाएं और समाचार। सबसे पहले स्टार्ट करना है, टेरर फंडिंग के बारे में बात करनी है। जम्मू कश्मीर का JNK वाला एक न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें टाइम्स नाउ ने एक डिटेल दी है कि टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में NIA डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि मौलाना रहमतुल्लाह कासमी का ठिकाना भी वहां पर NIA के वहां पर रेड में शामिल हुआ है। और साथ में बता दें कि अब तक की जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ी रेड मानी जाती है। तो वहां पर जो टाइम्स नाउ ने जो डिटेल लिखी है वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के कई जिलों में टेरर फंडिंग मामले में NIA की एक रेड चल रही है और इसमें मौलाना रहमतुल्लाह कासमी का एक ठिकाना भी यहाँ पर शामिल है। दूसरी जो डिटेल सामने आई है वो ये है कि टेरर फंडिंग केस में NIA जम्मू कश्मीर ने पूछ मेघर शापिया जिले में छापेमारी की अभी वहां पर जारी है और मौलाना रहमतुल्लाह कासमी रेक्टर दारुल उलूम रहीमियत और बाइनपुर के आवास पर इनके NIA की एक छापेमारी अभी शुरू है। डिटेल कुछ ऐसी वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे कुछ मिले हैं कि रहमतुल्लाह कासमी प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान है और दारुल उलूम रहीमियत और बांबीपुर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इस्लामी सेमिनरी वो है। डिटेल कुछ वहाँ पर जो NIA और टाइम्स ऑफ इंडिया जो लिख रहा है वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि NIA अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट और राजौरी की संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित मामले में वहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजौरी, पूंछ, जम्मू और श्रीनगर, पुलवामा, साथ ही साथ वडगामा, शोपियां और बांदीपोरा जिले में कई स्थानों पर अभी तलाशी ली जा रही है। और साथ ही जो डिटेल जो लिखी है यहाँ पर टाइम्स नाउ ने और जम्मू कश्मीर के डिटेल न्यूज़पेपर ने लिखी हुई है वो कुछ ऐसा लिखा है कि NIA के केस रोजाना संदिग्ध में तुले हुए खुद ब खुद वहाँ पर दर्ज किया है और अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न की गतिविधियों के बारे में NIA को और जो जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर लिए एक ललाट इकाई के रूप में वहां पर कार्यवाही शुरू की गई है, जिसे 2019 में UAA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में कांस्टेंट आए दिन ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। तो अभी देखना ये रहेगा कि ये रेड में कौन से दस्तावेज मिलते हैं और देश के लिए ये कितना खतरनाक है। अभी एक बात करें दूसरे न्यूज़ की तरफ, दूसरे स्टेट की बात करें तो सबसे बात करनी है एक दूसरे गुजरात के बारे में बात करनी है। गुजरात की बात करें तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर है और साथ ही में गुजरात में कई लोगों से वो मिल रहे हैं और बैठक का दौर भी शुरू है। डिटेल कुछ ऐसी है कि इलेक्शन के माहौल में चलते हुए वहीं कई जगहों पर एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और वहाँ पर गुजरात में कुछ ऐसा स्टेटमेंट वो बोले कि गुजरात में अर्बन नक्सलीवाद जो है वो हो रहा है। डिटेल कुछ ऐसा वहाँ पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बोले। दाखिल वहाँ पर प्रधान सेवक मोदी ने आखिर क्यों ऐसा जिक्र किया नक्सल का, डिटेल कुछ वो वहाँ पर गुजरात में बोले, उसके ऊपर हम लोग गौर फरमाए तो वहाँ पर संदेश न्यूज़पेपर और गुजरात समाचार ने कुछ डिटेल लिखी है वो यहाँ पर समझे तो बाबत कुछ ऐसी लिखी है कि वो समझना खूब ज़रूरी हो गया है। वहाँ पर वो प्रधान सेवक नरेंद्र ऐसे बोले कि नक्सल प्रभावित राज्यों में आमतौर पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना का नाम आता है, लेकिन आज प्रधान सेवक जो है वो वहाँ पर लोगों से मिल रहे थे इसमें, लेकिन इसके साथ ही अर्बन नक्सल का एक जिक्र हुआ। दरअसल अर्बन नक्सली का अर्थ होता है बौद्धिकवाद, तत्ववाद से जुड़े लोगों को बड़े शहरों में ठिकाना बनाकर युवाओं को भड़काना। नक्सल का बात वो होता है कि वो ऐसा लोगों को वहां पर शामिल करते हैं और युवा नेताओं को वहां पर भड़काते हैं। अब बात नरेंद्र मोदी की करें तो गुजरात में क्यों ऐसा स्टेटमेंट सामने आया और क्यों ऐसा स्टेटमेंट वो बोले वो हम लोग समझे। तो डिटेल कुछ ऐसी आई कि केंद्र सरकार आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करती है, उसी क्रम में जो गुजरात की वहां पर धरती पर भरूच पर PM नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। वो PM नरेंद्र मोदी ऐसा कहा कि राज्य में अर्बन नक्सल पैंट बनाने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस और सरदार सरोवर डैम का भी वहां पर एक विरोध किया था उन लोगों ने। वो जो डिटेल बोले वो यहाँ पर हम लोग समझे तो प्रधान सेवक मोदी ने कहा कि गुजरात का आदिवासी समाज जो है वो जिस तरह से खुद को प्रगति के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने वहाँ पर जो काबिल तारीफ बोले आदिवासी समाज को और साथ ही में उन्होंने ऐसा बोला कि लेकिन उसके साथ ही अर्बन नक्सलियों से सचेत रहना होगा आदिवासी समाज को और जो अगले अगले अलग अलग ग्रुप से वहाँ पर राज्य में दाखिल हो रहे हैं
और ये वो लोग हैं जो युवाओं को लालच देकर देश विरोधी गतिविधि और देश विरोधी कामों के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वहां पर आदिवासी सम्मेलन था, वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया और आमतौर पर उन्होंने वहां पर बात की कांग्रेस की। डिटेल कुछ ऐसी बोली कि ऐसे लोगों से सचेत रहना ही आवश्यक है। और पीएम मोदी ने कहा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले तो सरदार सरोवर डैम के काम पर रोकने की कोशिश की थी और साथ में अब नए रूप में एक बार फिर से वहां पर दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आमतौर पर उसने निशाना लगाया कांग्रेस के ऊपर और उन लोगों ने अपने पहचावे में बदलाव किया है। और साथ ही वो ऐसा बोले कि उत्साही युवाओं को वहां पर लालच दे रहे हैं कांग्रेस वाले। तो देखना ये रहेगा कि इसके तौर पर आला कमान कांग्रेस के नेता जो है वो उसका क्या जवाब देते हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने वहां पर कांग्रेस की खिंचाई की है। अब देखना ये रहेगा कि कांग्रेस इसके ऊपर क्या निशाना साधेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे न्यूज की तरफ और मध्य प्रदेश की एक जो न्यूज सामने आई है वो हम लोग समझे। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। वहां पर आनंद बाजार पत्रिका मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। उसमें वो आनंद बाजार पत्रिका ने एक न्यूज दिया हुआ है, वो है महाकाल की नगरी उज्जैन का। डिटेल क्या है, अब तक की 12 घंटे की सबसे बड़ी ये न्यूज मानी जाती है और सोशल मीडिया पे महाकाल नगरी उज्जैन का सबसे बड़ा जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी बात करें तो महाकाल की नगरी उज्जैन का मान बढ़ाएगा श्री महाकाल लोक। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि मंदिर परिसर में वहां पर मूर्ति कला के साथ कुछ चीजें खास हो गई है। उसके बारे में आनंद बाजार पत्रिका ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो यहाँ पर न्यूज समझे तो बात कुछ ऐसी है कि महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां देश के विभिन्न इलाकों से लोग साल भर वहां पर दर्शन एवं पूजा अर्चन वहां पर करते हैं। और 2 राजसी प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु के पास बनाए गए हैं, जो प्राचीन मंदिरों के प्रवेश द्वार तक वहां पर आते हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि जो प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक आते हैं, रास्ते भर सौंदर्य के दृश्य पेश करते हैं। उसी बीच मोदी आज करने वाले हैं महाकाल लोक के देश के समर्पित करेंगे। मोदी आज लोकार्पण करने वाले हैं। तो इसमें इंदौर से उज्जैन तक का 60 किलोमीटर का जो एरिया जो है वो जगमगाया गया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि 40 देश में होगा लाइव प्रसारण, जो कि नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जो है वो लोकार्पण करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, इंदौर की बात करें तो उज्जैन में बना ये महाकाल लोक मंदिर जो है, इसमें कॉरिडोर के साथ न केवल बाबा महाकाल मंदिर की शोभा बढ़ाएगा बल्कि समूचे उज्जैन को और सूबे का नाम करेगा। भगवान भोले के भक्त को साथ वहां पर इतिहास के प्रेमियों और पर्यटकों को वहां पर विदेशियों के बीच में भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा ये महाकाल मंदिर। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर इसलिए महाकाल ये डिटेल वहां पर जाएंगे कि क्योंकि इस महाकाल लोक में कई ऐसी चीजें हैं जो कि इस भव्यति भव्य जो अलौकिक और बेहद खास बनाया गया है ये मंदिर। आइए जानते हैं इसके साथ क्या बनाया हुआ है मंदिर में। तो 2 भव्य प्रवेशद्वार बना हुआ है, वहां पर बलुआ पत्थर से बने अटिक नक्शीदार 108 अलंकृत स्तंभों की एक आलीशान स्तंभावली वहां पर बनाई गई है और फव्वारों और शिव पुराणों की कहानियों को दर्शाने वाला 50 से अधिक वहां पर भीत चित्र भी वहां पर लगाए गए हैं। इसी के साथ वहां पर एक सीरीज उज्जैन की एक नवनिर्मित महाकाल की वहां पर लोक की शाम शोभा बढ़ाएगा और 856 करोड़ रुपीस की परियोजना के तहत 900 मीटर के अधिक तक लंबा एक पूरा पूरा कॉरिडोर बना है, जो कि भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। डिटेल कुछ ऐसी है मंदिर की कि यह कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर की झील के पास है, जिसे प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास वहां पर पुनर्विकास की परियोजना के हिस्से के रूप में वहां पर पुनर्जीवित किया गया है। और इसी बीच महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां देश के विभिन्न इलाकों से लोग साल भर वहां पर पूजा के लिए आते हैं। तो वहीं बीच जो डिटेल लिखी है विविध न्यूज़पेपर ने वो यहाँ पर समझे तो 2 राजसी प्रवेश द्वार वहां पर बनाया गया है, जिसका नाम है नंदी द्वार और पिनाक द्वार।
डिटेल कुछ ऐसी वहां पर विविध न्यूज पोर्टल ने लिखी है कि थोड़ी थोड़ी दूर से वहां पर कॉरिडोर की शुरुआती बिंदु के पास ये बनाए गए हैं जो प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाते हैं और रास्ते भर सौंदर्य का प्रदर्शन करते हैं। अब वहां पर नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं और आज जो है वो लोकार्पण करने वाले हैं। अब एक बात करते हैं चौथे न्यूज की तरफ और चौथे स्टेट की तरफ हम लोग चले तो मुलायम का अंतिम संस्कार आज होने वाला है। वहां पर देश के सबसे बड़े नेता का निधन हुआ है मुलायम सिंह यादव का, तो आज उनके अंतिम संस्कार की घड़ी है। तो उसकी डिटेल कुछ ऐसी है और नई दुनिया न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल ऐसी लिखी है कि घर के बाहर लंबी कतारें और 20,000 लोग अंतिम दर्शन के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और आई थिंक पहुंच गए हैं। जो डिटेल आई है वो सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मंगलवार को एक सेफ में अंतिम संस्कार के लिए है, तो वहीं पर नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 20,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर उमड़ पड़े हैं और देर रात भी वहां पर ऐसा हाल था कि करीब 5,000 लोग जो है वो वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। डिटेल जो वहां पर नई दुनिया न्यूज़पेपर है उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से आखिरी विदाई के लिए वहां पर ले गया था और वहां पर मेला ग्राउंड के पंडाल में रखा जाएगा। डिटेल कुछ ऐसी है कि दोपहर 3 बजे के आसपास वहां पर राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा और राजनाथ सिंह, ओम बिरला, ममता और राहुल प्रियंका गांधी अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। डिटेल जो वहां पर नई दुनिया न्यूज़पेपर लिखी है वो यहां पर समझे, क्योंकि देश के सबसे माने जाने वाले नेता का अंतिम संस्कार होने वाला है। तो इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा के बीच छोड़कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर सेफ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उसी के साथ सुबह सपा के वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश वहां पर राजभर और जेडीयू के नेता केसी त्यागी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल बाखरी भी वहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसी बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी एक 12 अक्टूबर को एक सेफ आने का एक कार्यक्रम वहां पर है और आपको बता दे कि वहां पर गुरुग्राम से सोमवार की सुबह हुआ था, वहां पर निधन हुआ था उनका और मुलायम सिंह यादव ने सोमवार सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। डिटेल जो वहां पर लिखी है कि 82 साल के थे मुलायम सिंह यादव और करीब 2 साल से ब्लड प्रेशर और यूरिन इन्फेक्शन की बीमारियों से वो जूझ रहे थे। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमारी चल रही थी और साथ में एक डिटेल कुछ ऐसी आई कि वहां पर वो एक्सपायर हो गए। अब देखना यह होगा कि 3 बजे कितनी भीड़ वहां पर उमड़ती है, तो ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करनी है सबसे बड़े न्यूज़ की और दूसरे न्यूज़ हम लोग समझे तो अमिताभ बच्चन की बात करनी है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि आज 80 साल के हुए अमिताभ बच्चन। दूसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो डिटेल कुछ ऐसी है कि आज 80 साल के हुए अमिताभ बच्चन और डिटेल कुछ ऐसी आई कि जंजीर की सक्सेस से आया 104 डिग्री बुखार और आज अमिताभ बच्चन बने हुए हैं 80 साल के। 90 करोड़ के कर्ज में डूबे थे अमिताभ बच्चन, लेकिन आज वो सदी के महानायक बने हैं, एंग्री यंग बिग बी अमिताभ बच्चन। तो आज उनकी जन्म तिथि है, वो 80 साल के हुए। यंग मैन ने शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम और ऐसे कई नाम हैं अमिताभ बच्चन के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए और वहां पर 7 हिंदुस्तानी से शुरू किया हुआ सफर, उनका फिल्मों का सफर जो है वो ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक अब जारी है और 4-5 फिल्में रिलीज की कतार में है और जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग स्टार की तरह आज भी वो एक्टिव है। डिटेल हम लोग बोले अमिताभ बच्चन के बारे में सुने तो अमिताभ बॉलीवुड का कोई किस्सा नहीं है, एक मुकम्मल चैप्टर है वो। डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है, वहां पर दैनिक भास्कर ने जो डिटेल दी है अमिताभ बच्चन की वो हम लोग यहाँ पर पढ़े, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन का बर्थ डेट है, जन्मतिथि है। तो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन कोई किस्सा नहीं है लेकिन एक मुकम्मल चैप्टर है। इस चैप्टर में कई कहानियां भी है और कुछ बहुत सुनी सुनाई और कुछ अनसुनी कहानी भी है। 110 साल के इंडियन सिनेमा के 50 साल अमिताभ के हैं और इन 50 साल के कई साथ समेटने के भी लगभग नामुमकिन है।
और कैसे कोलकाता में एक लड़की से अधूरी मोहब्बत अमिताभ को वहाँ पर मुंबई ले आई और यहाँ एक के बाद एक ऑडिशन में वहाँ पर रिजेक्ट हुए और ऑल इंडिया रेडियो से फिल्मों तक वहाँ पर पहुँचे अमिताभ बच्चन। एक फिल्मी मिली साथ हिंदुस्तानी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही और 14 और 15 में फिल्में फ्लॉप और करियर लगभग खत्म होने को था। और फिर मिली उनको जंजीर, उसका वहाँ पर पूरा का पूरा नाम चेंज हो गया और जंजीर ने बॉलीवुड को एक अमिताभ बच्चन दिया। और अमिताभ को आपसे मैं एक बांध की तरह आज भी वो काफ़ी सारे नामचीन व्यक्ति वहाँ पर गिने जाते हैं। इन दोनों को अलग अलग सोचना संभव नहीं है कि अमिताभ और एक्टिंग। अब बात करें दूसरे न्यूज़ की तरफ, एक जयपुर में जो नई दुनिया जो समाचार लिख रही है इसके ऊपर हम लोग गौर फरमाए। तो अब बात करते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर में से भी एक सबसे बड़ा न्यूज़ सामने आया हुआ है, राजस्थान की एक न्यूज़ घटी है, वो यहाँ पर समझे तो वहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी न्यूज़ देखते हैं। जयपुर की बात करें तो नई दुनिया न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कांग्रेस के बारे में, क्योंकि राजस्थान में सियासी मसला जो चल रहा है उसको हम लोग समझे तो वहाँ पर वे चेहरे जो 2023 के चुनाव में निर्णायक होंगे, उसमें ऐसे नेता जो लंबे अरसे तक प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, उनको 2023 में शामिल किया जाएगा। उनका अपना कुछ खास जनाधार भी है, तो उसके बीच जो डिटेल समझे और नई दुनिया न्यूज़पेपर ने जो डिटेल लिखी है वो हम लोग समझे। तो 2023 के अंत में राजस्थान के चुनाव में होने लगे और लेकिन रणथंभौर की बात करें तो वहां पर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी अपनी तैयारी कर रहा है राजस्थान में। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है और नई दुनिया ने ऐसा लिखा हुआ है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में और दोनों के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चुनावों में मुख्य किरदार के रूप में सामने आएंगे। अब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में ऐसे भाजपा के पास और कांग्रेस के पास कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिल सकता है और यह सभी चेहरे ऐसे हैं जिन्हें आम जनता और राजनीतिक जानकारों के बीच वहां पर चीफ मिनिस्टर मेरिटियल माना जाता है और यह वो चेहरे है जो लंबे अरसे से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी है। वहां पर नई दुनिया न्यूज़पेपर ने जो लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो उनका अपना एक खास जनाधार है और खूबियां ऐसी है कि अलग अलग उनकी कार्यशैली भी है। उनके नाम हम लोग लेंगे जो कांग्रेस में सक्रिय है और बीजेपी में सक्रिय है। डिटेल सबसे पहले जाने तो अर्जुन राम मेघवाल जो है वो लगातार तीसरी बार सांसद है राजस्थान के और वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री है। डिटेल कुछ उनके बारे में जाने तो वर्ष 2009 से राजनीति में आने से पहले वो आईएएस थे और भाजपा की टिकट पर उन्होंने 2009 में तब से सांसद बने हैं और कामयाब भी रहे हैं। वो भाजपा के सांसद हैं। जब वहां पर 25 में वो भाजपा के केवल 4 सीटों पर जीत मिली थी और आम लोगों में उनकी छवि साधारण और सरल व्यक्ति की मानी जाती है। अब आयु उनकी 73 ईयर्स है। उनकी ताकत क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो वो भाजपा के लिए समस्त उत्तर भारत के एक खास दलित चेहरे हैं और उनकी कमजोरी क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो केंद्रीय राजनीति में व्यस्त होने के और उसकी उम्र अधिकतम राज्य की राजनीति के उनके कद को सीमित कर देती है। उनकी पकड़ क्या है वो हम लोग समझे तो दलित वर्ग में उनकी प्रति जबरदस्त उत्साह है और दूसरे वहां पर चुनाव की भूमिका क्या है तो केंद्र में वो मंत्री होने से टिकट के चयन की उनकी प्रभावी भूमिका भी रहे। अब एक दूसरे नेता की बात करें राजस्थान की तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो नेता है और भाजपा में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम लोग सुने तो वे लगातार दूसरी बार सांसद है और पिछली बार केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। इस बार मंत्री नहीं है लेकिन वहां पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दल में उनको वहां पर शामिल किया गया है। इसी बीच राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उनका राजनीति में आने से पहले वो सेना में कर्नल रहे हैं और वर्ष 2004 में उनकी ओलंपिक में राइफल शूटिंग में रजत पदक भी वहां पर वो विजेता रहे हैं। और उनकी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ताकत क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो सेना और खेल से जुड़े होने के कारण जनता के बीच वो छवि अच्छी बनी हुई है और वहां पर आयु कम होने से अभी लंबी रेस के घोड़े भी उनको माना जाता है। उनकी सबसे बड़े राठौड़ की कमजोरी क्या है वो हम लोग समझे तो भाजपा के मूल कैडर से नहीं है लेकिन वो संगठन के भीतर तक वहां पर उनकी ऐसी स्वीकार्यता है जैसे वहां पर मूल कैडर से आने वाले लोग माने जाते हैं।
और चुनाव में कि उनकी बात कर रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो चुनाव में क्या उनकी भूमिका है वो समझे तो वो सबसे बड़े युवा नेता है और सैन्य और खिलाड़ियों को भी भाजपा से जोड़ने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब एक तीसरे नेता की बात करें, राजस्थान के तीसरे नेता की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा है। उनका नाम भी चुनाव में सबसे पहले माना जाता है। वे वर्तमान राज्यसभा के सांसद है और इससे पहले बात करें लोकसभा के सांसद की तो वहां पर 5 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान में कभी भी कोई भी पीड़ित हो, मीणा उसकी आवाज उठाने में वहां पर झिझक नहीं करते हैं और वहां पर वो पहुंच जाते हैं। हाल ही रीट की परीक्षा में पेपर आउट होने के मामले में उन्होंने राज्य सरकार को वहां पर अपने आंदोलन से मजबूर कर दिया था और सरकार को भी पेपर दोबारा करना पड़ा था और ऐसी वहां पर काफी उनकी ताकत मानी जाती है। मीणा की ताकत की बात करें तो उनके पीछे जनता का एक समर्थन है और वे जब भी कोई आंदोलन करते हैं तो जनता उनके साथ रहती है और सरकार की सांसें फूल जाती है। उनकी सबसे बड़ी मीणा की कमजोरी यहाँ पर हम लोग गिने तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी उम्र, और उम्र की अधिकता और केंद्रीय राजनीति के समय के देने के कारण वो राज्य की राजनीति में दखल उनकी कम मानी जाती है। किस वर्ग में उनकी मीणा की पकड़ है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो किसान व आदिवासी समुदाय में उनकी पकड़ जो है वो मानी जाती है। और चुनाव में मीणा का स्थान देखें तो राजस्थान की खास बात करें तो आदिवासी और किसान वर्ग में उसकी बहुत वाली वो पकड़ है और वहां पर भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा भी माने जाते हैं। अब एक दूसरे नेता की बात करें, राजस्थान की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ की बात मैं करूंगा। वहां पर वो भी एक सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। इलेक्शन में लगातार 7 बार वो विधायक रहे हैं राजेंद्र राठौड़ और 3 बार वो राज्य सरकार में भी मंत्री बने चुके हैं राजेंद्र राठौड़। उनकी भाजपा के लिए बात करें तो भाजपा में उसकी भूमिका रहते हुए यह उनकी सबसे बड़ी खासियत है और ताकत भी वहां पर राजस्थान में मानी जाती है। लगातार 7 बार वो जीतने के बाद उन्हें बतौर जनता के बीच वहां पर लोकप्रिय साबित करते हैं। और उसकी राठौड़ की सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर गिने हम लोग तो पार्टी के अनुशासित सिपाही भी वो माने जाते हैं और चुनाव जीतने की विशेषज्ञ राजनेताओं में उनका एक नाम शामिल किया जाता है। किस वर्ग में उनकी ज्यादा सबसे बड़ी, राजस्थान की बात करें तो किस वर्ग में उनकी सबसे बड़ी पकड़ है वो यहाँ पर हम लोग समझे तो छात्र राजनीति के ऊपर आए हैं और मजबूत राजपूता लीडर भी उनको माने जाते हैं। तो देखना यह रहेगा कि भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में किस तरीके से सियासी मसला हल करते हैं और आने वाले चुनाव में राजस्थान में किसको बतौर टिकट जो है वो दिया जाता है। अब एक बात करते हैं दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग चले और दूसरे न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो एक सब हरियाणा और पंजाब की एक सबसे बड़ी न्यूज़ सामने वायरल हुई है। वहां पर पंजाब केसरी ने जो डिटेल दी है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो वहां पर आज सीएम से मिलेंगे पानीपत के, वहां पर उद्योगी, वहां पर उद्यमी मिलने वाले हैं। वहां पर जो सियासी मसला चल रहा है वो उद्यमी के लिए चल रहा है और आज वो लोग सीएम से मिलने वाले हैं। क्या वहां पर मसला सबसे बड़ा हुआ है हरियाणा और पंजाब में वो हम लोग समझे तो पंजाब केसरी ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोयला संचालित 650 उद्योग बंद हो चुके हैं और 900 करोड़ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पंजाब में और हरियाणा में। क्या वहां पर सबसे बड़ा मसला है वो हम लोग यहाँ पर समझे तो वहां पर एक सबसे बड़ी चेतावनी भी वहां के लोगों ने दी है और वहां पर उद्योगकारों ने भी एक सबसे बड़ी चेतावनी दी है। पंजाब की माने तो वहां पर मांगे न मानी तो 13 से वहां पर वो सबसे बड़ा पंजाब में और हरियाणा में आंदोलन होने वाला है। क्या डिटेल लिखा हुआ है पंजाब केसरी ने वो यहाँ पर समझे तो हरियाणा के पानीपत जिले के वहां पर उद्यमों की आज वहां पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से कुछ मीटिंग होने वाली है। इसी बीच वो मीटिंग के लेते वहां पर डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि विविध न्यूज़पेपर में ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। कमीशन ऑफ द ईयर और क्वालिटी मैनेजमेंट ने वहां पर 30 सितंबर के बाद कोयला संचालित वहां पर उद्योगों को बंद करने का एक आदेश दिया और वहीं पर सबसे बड़ी बवाल हो गई। तब से पानीपत के लगभग 650 वहां पर उद्योग बंद हो गए हैं और पानीपत की बात करें तो पानीपत को इस आदेश के बाद लगभग 900 करोड़ का रुपए का वहां पर घाटा हो चुका है। वहां पर निर्यातकों को खरबों रुपीस का वहां पर नुकसान हुआ है और विदेशी ऑर्डर भी वहां पर रुक गए हैं। डिटेल वहां पर हरियाणा की करें कि वहां पर जो उद्योगकार है उद्यमियों की राहत देने के पक्ष में नहीं है वहां पर सीएम
और इसलिए पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम के उद्यमी आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिल रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि उनसे राहत की मांग करते हुए, हालांकि वहां पर उद्यमी जो उद्योग करता है, वहां पर जो उद्योग कर रहे हैं, उनको राहत मिलने की संभावना कुछ कम है, क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वहां पर आदेशों पर सर्वे के बाद लिया गया है। इसमें सरकार किसी भी तरीके का हस्तक्षेप वहां पर नहीं कर रही है, क्योंकि यह कोर्ट का मामला है और वहां पर शक्तिगत मंगलवार को होने वाली मीटिंग में सरकार की ओर से वहां पर उद्यमियों को जल्द ही पीएनजी का एक कनेक्शन दिलाने की मदद का भरोसा भी वहां पर दे सकती है। अब यहाँ पर पिंजे की बर्नर तक की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उद्योगकर्ता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो भी सबसे बड़ा अब तक का मसला माना जाता है। वहां पर उद्योगकार वहां पर आज सीएम को मिलने वाले हैं। इसी बीच वहां पर पीएनजी पर शिफ्ट करने का एक दबाव भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि वहां पर पीएनजी के वहां पर बैरल को चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और पीएनजी के बर्नर की उपलब्धि वहां पर पंजाब और हरियाणा में नहीं है। भारत में बर्नर बहुत ही कम बनते हैं और वहीं पर ऐसे में कंपनियों को बर्नरों की पूर्ति नहीं कर पा रही है। वहां पर प्रशासक 2-2 साल के से वहां पर बर्नर की वेटिंग चल रही है और उद्यमी को वहां पर सरकार भी सुन नहीं पा रही है। इसी बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कर चुके हैं हाथ खड़े, और डिटेल क्या है वो यहाँ पर समझे तो हरियाणा और पंजाब का ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। 30 सितंबर से पहले पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, डायर्स एसोसिएशन और एक्सपर्ट का एसोसिएशन पदाधिकारियों से राहत के लिए वहां पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह से मिले थे, लेकिन इसी बीच उनसे अपील भी की गई थी। लेकिन वहां पर अपील ऐसी हुई कि कोयला चलाने की अनुमति दी जाए और पीएनजी का कनेक्शन लेने में 2 साल का वक्त दिया जाए। डिटेल कुछ उन लोगों की प्रपोजल ऐसी थी कि 2 साल का वक्त दिया जाए, लेकिन पर्यावरण मंत्री ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का वहां पर आदेशों का हवाला देकर वहां पर किसी प्रकार की वहां पर मदद न करने का एक इनकार कर दिया और आज राहत नहीं मिली तो वहां पर आंदोलन तय होगा, ऐसा वहां पर लोगों का मानना है और वहां पर उद्योगकर्ता वहां पर आंदोलन पे उतरे हुए हैं। इसी बीच पानीपत के डायर्स एसोसिएशन प्रधान की भीमराम राणा की बात करें तो उन्होंने कहा कि सीएम से उन्हें वहां पर पीएनजी का कनेक्शन लेने में 2 साल का वक्त देने की एक मांग कर रहे हैं और सजा व जुर्मानों को प्राधान्यत्मक खत्म करने का वहां पर कहा जाएगा। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि ईंधन सस्ता और पीएनजी पड़ेगा महंगा, लेकिन अब देखना यह रहेगा कि पानीपत के ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको वहां पर राहत मिलती है या नहीं। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो दर्शक मित्रों, ये था पूरे स्टेट का, अलग अलग स्टेट का हमारा समाचार का सच। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।